नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जाने माने एडवोकेट श्री प्रमोद द्विवेदी जी। आपका स्वागत है द्विवेदी साहब हमारे स्टूडियो में। द्विवेदी साहब वो शख्सियत है जिन्होंने इंदौर के उपभोक्ताओं के मामले में एक अभियान चलाया जो संपत्तियां खरीदी बिक्री करते हैं उनके बारे में, और आपके कारण ही इंदौर विकास प्राधिकरण को बड़ी बड़ी संपत्तियों पर रजिस्ट्री का शुल्क देना पड़ा, जिससे सरकार को 7 करोड़ रुपए की आय हुई। अभी आप एक आंदोलन चला रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की दोगली नीतियों के बारे में, किस तरह ये नीतियां किसानों का शोषण कर रही है, निवेशकों का शोषण कर रही है, और एक आम आदमी को इंदौर में मकान खरीदना असंभव जैसा हो गया है। क्या कारण है प्रमोद जी, इंदौर में इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो गई? एक फ्लैट की कीमत 25 लाख 30 लाख आम चीज है, क्या कारण? एक तो जहां इंदौर को एफआर के क्षेत्रों में भूमि विकास अधिनियम के परिधि में कम क्षेत्रफल दिया जा रहा है, जिसके कारण इंदौर का डेवलपमेंट एक सीमित दायरे में हो चुका है। जब सीमित दायरे में हो गया है तो विकल्प कम है, संसाधन कम है। संसाधन कम होने के कारण आम आदमी को बड़ी बजट के मकान खरीदना पड़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उसमें यह है कि गाइडलाइन का आधार होने के कारण आम आदमी उससे कम खरीद ही नहीं सकता, और जो विक्रेता हैं वो इसका आधार लेकर के आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। हर साल गाइडलाइन अनाप शनाप बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन की लागत तो बढ़ ही रही है, लेकिन इतनी गाइडलाइन बढ़ी पिछले 10 सालों में आमतौर पर प्रॉपर्टी की कीमतों की गाइडलाइन 10 गुना तक बढ़ी है, और कहीं कहीं तो 100 गुना तक भी बढ़ी है। ऐसा कैसे हुआ? गाइडलाइन का उद्देश्य यही रखा गया था कि काला बाजारी को हतोत्साहित किया जाए, और जो एक समान व्यवहार है खरीदारी का उसे निर्मित किया जाए। लेकिन गाइडलाइन बनाते समय जब सरकार की मंशा स्पष्ट थी कि काला बाजारी रोका जाए, अधिकारियों की मंशा स्पष्ट होने लगी कि एक टारगेट को पूरा किया जाए। टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे सरल और सहज उपाय देखा कि हर वर्ष दस्तावेज भले कम हो, परंतु उनको जो लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को पूरा किया जाए, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो गाइडलाइन बढ़ाते गए। हादसा तो यह है कि इंदौर जैसे शहर में रेसिडेंसी क्षेत्र जी, जहां कभी संपत्ति की रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती, अधिकारियों का क्षेत्र है, हर वर्ष वहां गाइडलाइन 10% 20% बढ़ा दी जाती है। गाइडलाइन कैसे बढ़ गई? कौन सी संपत्ति आपने खरीदी और बेची? क्या कलेक्टर साहब ने कोई संपत्ति अपने बंगले बेच दिए? कमिश्नर ने अपने बंगले बेचे? जब आपके पास कोई साक्ष्य है ही नहीं, लेकिन आपने बिना साक्ष्य के, बिना आधार के आपने गाइडलाइन बढ़ा दी, और गाइडलाइन केवल कमरे के अंदर, एसी कमरे के अंदर बैठे हुए चंद अधिकारी जो इंदौर के भौगोलिक ज्ञान से अनजान है, जो इंदौर की परिस्थितियों को नहीं जानते, इंदौर के मोहल्लों को नहीं जानते, इंदौर की खरीदी और बिक्री के आधार को नहीं जानते, जिन्होंने दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया, ऐसे अधिकारियों ने बैठ करके हर वर्ष गाइडलाइन बढ़ाते गए। यानी अफसरों को लगता है सबसे आसान तरीका सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने का और अपनी पीठ थपथपाने का कि हमने सरकार के लिए कितनी आय बढ़ाई। सबसे अच्छा तरीका कि मान लीजिए इंदौर में इस वक्त 1 लाख मकान बन रहे हैं, और ये मकान अगले 2 साल में या 3 साल में तैयार हो जाएंगे, और जिस भाव में ये मकान अभी बन रहे हैं, अगर इनकी गाइडलाइन 10% या 25% बढ़ा दी जाए तो उतना ज्यादा राजस्व सरकार को मिलेगा और इन अफसरों की पीठ थपथपाई जाएगी। ऐसा ही कुछ हालात ये हैं कि सन 2000 के बाद इंदौर में लगातार दस्तावेजों की संख्या कम होती गई, लेकिन लक्ष्य करोड़ों रुपए 94 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 941 करोड़ पर आ गया है। मतलब रेवेन्यू सरकार का बढ़ रहा है और संपत्तियों की खरीदी बिक्री कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो कम लोग संपत्ति खरीद रहे हैं उनका ही इतना शोषण कर दिया जाता है कि सरकार का खजाना उस शोषित पैसे से हो जाता है, भर जाता है। 15 साल पहले जो मकान 10 लाख में मिल जाता था, वैसा मकान अब 1 करोड़ या 2 करोड़ में मिलता है। जी बिल्कुल। सीधा सरकार को लगता है कि मेहनत कम है और राजस्व अधिक है और लोगों का। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हम गरीबों की सरकार हैं, किसी गरीबों को 1 रुपए किलो गेहूं देंगे, 2 रुपए किलो चावल देंगे, हर मजदूर को रोजगार देंगे बिना ब्याज के, किसानों को बिना ब्याज के कर्जा देंगे, उस सरकार ने यहाँ के किसानों पर नामांतरण शुल्क के नाम पर सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा शोषण करने वाली सरकार मध्य प्रदेश की बन गई। ये क्या है? किसान अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो उन्हें जमीन के वास्तविक मूल्य से कई गुना ज्यादा का शुल्क देना पड़ता है, और बिल्डर को भी। इस सरकार की निगाह में बिल्डर और किसान बराबर है। ये क्या मामला?
मध्य प्रदेश में ये पहली बार अचंभित करने वाली परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि किसान को भी कॉलोनाइजर मान लिया गया है। वो किसान जो अन्नदाता है, जिसकी खेत में अनाज का उत्पादन हो रहा है, लगता है कि अधिकारियों की निगाह में उसके खेत में मल्टियां उग रही हैं, बंगले उग रहे हैं, प्लाट उग रहे हैं। यानी एक कॉलोनाइजर जो जिसने जमीन खरीदी है वो निश्चित है कि कॉलोनी का निर्माण करेगा, लेकिन एक किसान जिसने जमीन खरीदी है निश्चित है कि वो खेत और फसल लेगा, लेकिन उसे भी उतनी ही स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगी, उतनी ही कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगी जितने की एक कॉलोनाइजर। इस प्रकार से देखा जाए तो ये नियम भूमाफियाओं को प्रोत्साहित करने का है और किसानों का शोषण करने का है। भूमाफियाओं के साथ तो नेताओं की मिली भगत है, अफसरों की मिली भगत है, सरकार उनको पोषित करना चाहती है भूमाफियाओं को। क्या ये सही लगता है आपको? तीनों के गठजोड़ होने पर ही तो गाइडलाइन वास्तव में बढ़ रही है। अगर तीनों का गठजोड़ नहीं होता तो वो सरकार जिसने कि 2000 के पहले मध्य प्रदेश में स्टाम्प उन्मुक्ति योजना लगाई थी, वो सरकार जो जानती है कि स्टाम्प एक्ट क्या है। स्टाम्प एक्ट यह है कि जो लिखत मैंने दी है, जितने में मैंने संपत्ति खरीदी है, आपको उस संपत्ति पर उतनी ही स्टाम्प ड्यूटी प्रचलित दर से लेना है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि अगर आपने 12 लाख रुपए में कोई मकान खरीदा, कल आपने 13 लाख रुपए में बेच दिया, तो 12 लाख रुपए पे आपने पहले स्टाम्प ड्यूटी चुकाई, 13 लाख रुपए वाला 13 लाख पे चुकाएगा। इस प्रकार से उस संपत्ति का सीधे सीधे मूल्य 25 लाख रुपए हो जाएगा। ये दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही होता है क्या? नहीं, बंबई और अन्य राज्यों में परिवर्तन है। वहां पर जो एक निश्चित समयावधि में जो अंतर आता है संपत्ति खरीदने पर, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। यानी यहाँ मकान महंगा होने का एक कारण है कि अगर एक व्यक्ति ने मकान खरीदा और उसने मकान 10 लाख में खरीदा, उस पर 7% या 9% उसने स्टाम्प ड्यूटी दी, तो ये मकान हो गया 10,90,000 का जी। अब उसने किसी को कोई बेचेगा तो 10,90,000 से सस्ता तो बेच ही नहीं सकता। अब उसने किसी और को बेचा और उसने खरीदा तो उससे उतने पे स्टाम्प ड्यूटी फिर देनी है। जबकि महाराष्ट्र में या मुंबई में ये कानून है कि बाद में जो मुनाफा है उसी पे देना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस सरकार का उद्देश्य रोटी, कपड़ा और मकान देना है, जनता सरकार से मकान नहीं मांग रही है, परंतु मकान को सुरक्षित रखने वाला दस्तावेज मांग रही है। और उस सुरक्षित रखने वाले दस्तावेज को पंजीयन कराने वो जब व्यक्ति जा रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं रजिस्ट्री कराने नहीं आ रहा हूं, बल्कि गुनाह करने आ रहा हूं। सरकार की गाइडलाइन इतनी बड़ी होने से उसे ऐसा लगता है कि ग्लानि हो रही है। उसे लगता है कि मैं आजाद देश का नहीं बल्कि बाबर युग का कोई नागरिक हूं, या अंग्रेजों के शासन काल में रहने वाला कोई नागरिक हूं जो जजिया कर से प्रताड़ित हो रहा हूं। मुझे मकान खरीदना है, मैं बेघर आदमी, मुझे मकान खरीदना है। मैं XYZ किसी के पास गया, मकान खरीदने की बात मैंने की, उसने मकान बनाया, मैंने मकान खरीदा, उसने बिल्डिंग बनाई, जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनाई, कंस्ट्रक्शन किया, मुझे बेचा। लेकिन मैं कागज का रजिस्ट्री का दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने जाऊंगा जिसमें सरकार का योगदान शून्य है। सरकार की कोई गारंटी नहीं कि रजिस्ट्री हो चुकी है मकान की तो वो सुरक्षित रहेगा, उसकी फर्जी रजिस्ट्री नहीं होगी, कोई और वैसी नकली रजिस्ट्री बना के बैंक से कर्जा न ले ले। इसका मैं लगभग 9% पैसा सरकार को दे रहा हूं और मुझे सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। इन मध्य प्रदेश से पिछड़ा राज्य कहलाता है उत्तर प्रदेश जी। अगर आप वहां उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं और रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो आपको 3 प्रतियों में रजिस्ट्री देना होगी जी। 3 प्रतियों में इसलिए कि 2 प्रतियां तो एक प्रति मूल प्रति जो स्टाम्प पे लगी हुई है आपको वापस मिल जाएगी, दूसरी प्रति सरकार के खजाने में रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित रहेगी, और तीसरी प्रति संबंधित विभाग में, अगर नगर निगम क्षेत्र में है तो नगर निगम में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में तो ग्राम पंचायत में, या पटवारी हल के क्षेत्र में है तो पटवारी के पास ये तीसरी प्रति ऑटोमेटिक पहुंच जाती है और उसके आधार पर उसकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी हो जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर आज आप रजिस्ट्री करा के आए, कल ही दूसरी आपकी संपत्ति की रजिस्ट्री हो जाएगी और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपकी संपत्ति सुरक्षित है या नहीं। ऐसे केस भी बहुत आम हुए हैं, कई केस हुए हैं इंदौर में कि एक ही संपत्ति की कई लोगों ने रजिस्ट्री करा ली, कई बार किराएदार ने रजिस्ट्री करा ली और मकान बेच दिया, गिरवी रख दिया। मैंने कहा ना कि इंदौर में अधिकारियों ने एक सिस्टम चलाने की कोशिश की थी कि हम इंदौर में
कंप्यूटरीकृत योजना के माध्यम से आपका रिकॉर्ड सुरक्षित रखेंगे। अफसोस है कि 10 साल पहले बनी हुई ई स्टाम्पिंग की योजना तो अब लागू होने जा रही है, परंतु कंप्यूटरीकरण की योजना जो केंद्र सरकार से दिए गए पैसे पर चलना है वो आज तक लागू नहीं हुई और इंदौर की सांसद 3-3 बार रजिस्ट्रार कार्यालय का दौरा करती हैं, उसके पश्चात भी अधिकारी उस योजना पर अमल नहीं करते। इंदौर की आबादी 25 लाख के आसपास, शहर की आबादी 25 लाख के आसपास है, लेकिन मैंने सुना कि बड़ी संख्या में यहाँ संपत्तियों के विवाद न्यायालय में चल रहे हैं। कितने होंगे ये मामले? 4000 से अधिक तो संपत्तियों के विवाद दीवानी मुकदमों के रूप में स्टाम्प शुल्क चुका करके न्यायालयों में चल रहे हैं, लेकिन इससे अधिक कहीं अधिक विवाद शहर में है। अगर हम केवल शहर के एक क्षेत्र खजराना की तरफ निगाह मार दें तो यहाँ 35 से अधिक कॉलोनियां हैं, अवैध रूप से बसी हुई हैं। इनमें 90% विवाद संपत्तियों के चल रहे हैं। छोटा वांगड़दा क्षेत्र में देख लें, वहाँ 40 से अधिक कॉलोनियां हैं, वहां पर भी 95% विवाद संपत्तियों के चल रहे हैं। या ये तक हुआ है कि इंदौर में बहुचर्चित हत्याकांड भी संपत्तियों से जुड़े हुए हैं। इंदौर में अपराध बढ़ने का कारण भी संपत्ति संबंधी विवाद है, ये कह सकते हैं। एक भूमि पर उपबंध लगाए थे जब मनोज श्रीवास्तव इंदौर में कलेक्टर थे, उन्होंने अध्ययन किया इंदौर का, और जब वो इंदौर से ग्वालियर महालेखाकार कार्यालय में गए तब उन्होंने नए नियम बनाए। क्या नियम थे? मनोज श्रीवास्तव जी जब महानिरीक्षक पंजीयन विभाग से बने तो उन्होंने कृषि भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें हम फार्म हाउस कह सकते हैं, उन फार्म हाउसों को प्लाट के रूप में तब्दील कर दिया और यह मान लिया गया कि लोग फार्म हाउस पर ऐशो आराम करने जाएंगे, तो उसे छोटे बंगले का स्वरूप दे दिया और उस पर गाइडलाइन प्लाट के रूप में अधिभारित कर दी। और तो और इंदौर, जबकि टाउन कंट्री प्लानिंग के हिसाब से आप वहां बंगले नहीं बना सकते, ग्रीन बेल्ट पर तो आप बंगले बना ही नहीं सकते, 10% निर्माण कर सकते हैं, वहां खेती तक नहीं कर सकते। लेकिन ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भी आपको पूरी स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगी। इन छोटे प्लाटों पर भी जो फार्म हाउस के रूप में हुए हैं उन पर भी देना पड़ेगी। साथ ही साथ मनोज श्रीवास्तव जी ने तो ये भी निर्णय करवा दिया था कि चाहे जितना बड़ा आप कृषि भूमि का टुकड़ा खरीदें, कितने ही एकड़ की खरीदें, यदि इंदौर नगर निगम क्षेत्र में है या इंदौर नगर निगम के पेरापेरी क्षेत्र में है या निवेश क्षेत्र में है या ग्राम पंचायत के निवेश क्षेत्र में है, तो कृषि भूमि के मूल्य का 1.5 गुना के लगभग आपको देना पड़ जाएगा। ये उन्होंने उपबंध बनाया था। इस वर्ष वही उपबंध पलटकर और घातक बन गया है, जो जून से लागू होने वाला है, 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, जिसमें सीधे सीधे यह किया गया है कि कृषि भूमि 2 प्रकार की होती है, सिंचित और असिंचित। सिंचित वो भूमि जो किसी सिंचाई के माध्यम से सिंचित की जाए, असिंचित वो जो केवल मौसम पर निर्भर होती है। लेकिन इन दोनों का मूल्यों में अंतर होता है, लेकिन गाइडलाइन में इन दोनों के मूल्य एक समान कर दिए गए इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में। और यानी पथरीली जमीन हो या खेती की जमीन हो, आप किसान से खरीदें या बिल्डर से खरीदें, बिल्डर उसका ट्रांसफर करे या किसान ट्रांसफर करे, उसके लिए पैसा बराबर देना। सरकार की निगाह में बिल्डर को जितना फायदा होता है किसान को भी उतना ही फायदा होता है, किसान से भी उतनी ही वसूली करनी चाहिए, सरकारी समझती। एक बात बताइए, इंदौर में समझ लीजिए 1 साल पहले यदि किसी व्यक्ति ने बीजलपुर में या इंदौर से लगे हुए किसी एकदम निकट के गांव में जमीन खरीदी, खेती की जमीन खरीदी, कृषि भूमि खरीदी, और अब उसका ट्रांसफर होना है, उसकी रजिस्ट्री होनी है, तो कितना प्रतिशत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और कैसे? 1.5 गुने से अधिक राशि उस व्यक्ति को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में इस वर्ष अधिक देना पड़ेगी। और आश्चर्यजनक, मैं आपके सामने तथ्य खुलासा कर रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में कृषि भूमि की रजिस्ट्रियों का अनुपात 10% रह गया है, 90% गिर गया है, सिर्फ इस उपबंध की लागू होने से। इस उपबंध लागू नोटरी से काम चला रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। अन्य विकल्पों की ओर लोगों का ध्यान चला गया, कब्जा ले रहे हैं, बाद में रजिस्ट्री कराना है। लोगों ने अघोषित रूप से सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? मध्य प्रदेश की सरकार को जानकारी है, लेकिन वित्त मंत्री
कहते हैं कि हमें विकास के लिए राजस्व चाहिए। शायद वो चाणक्य की युक्ति भूल गए हैं कि चाणक्य ने कहा था कि यदि विकास के लिए आपको राशि चाहिए तो कर उसी प्रकार से आप अधिभारित करें जिस प्रकार से एक भेड़ से उसके शरीर से ऊन निकाल लिया जाता है लेकिन उसे पता नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से जनता से आप कर भी प्राप्त कर लें और जनता को पता नहीं लगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने सरल और सहज उपाय देखा है कि गाइडलाइन की बढ़ोतरी कर दो, राजस्व अपने आप मिल जाएगा। यानी अब एक किसान दूसरे किसान से जमीन नहीं खरीद सकता। किसान तो किसान, एक गरीब व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता। वो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए अगर धरोहर के रूप में कोई संपत्ति खरीद करके अपनी बेटी के भविष्य की सुरक्षा के लिए रखना चाहता है तो वो दस्तावेज का पंजीयन नहीं करा पाएगा। और भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि जो लगातार चल रही है, दिख रही है, वो चाहे जितना पैसा खर्च करके उसके नकली दस्तावेज बना करके उस पर कब्जा करने के लिए तैयार खड़े हैं। एक और चीज हमने सुनी है कि इंदौर के राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसी अरबों रुपए की संपत्ति गिरवी रखी है जो लोग जिसका ब्याज नहीं दे रहे हैं। बैंक वो राशि, वो जमीन गिरवी रखी हुई जमीन को बेचना चाहती है लेकिन खरीदार नहीं मिलता। मैं उदाहरण के लिए केवल आपके सामने रख दूं कि विद्या पैलेस, रुक्मणी नगर, सांवरिया नगर आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रति सप्ताह बैंकों की नीलामी की सूचना अखबारों में प्रकाशित होती है जी। यहाँ पर ही इन क्षेत्रों में कुछ विशेष बैंक, महेश नगर शाखा, नीलकंठ कॉलोनी शाखा, इन सारे बैंकों में अरबों खरबों की संपत्तियां लंगरान पड़ी हुई हैं। लोग खरीदार नहीं मिल रहे हैं, विज्ञप्तियां आती हैं, प्रकाशित होती हैं, टेंडर कोई भरने आ नहीं रहा है और राष्ट्रीयकृत बैंकों का अरबों खरबों रुपया इन संपत्तियों को बंधक रखने के कारण लंबित पड़ा हुआ है। क्योंकि गाइडलाइन से कम कीमत पर बैंक संपत्ति नीलाम नहीं कर सकता। अगर बैंक गाइडलाइन से कम मूल्य पर संपत्ति नीलाम भी कर दे तो उसकी रजिस्ट्री गाइडलाइन से ही होगी। और जब व्यक्ति ने नीलामी के माध्यम से कोई संपत्ति खरीदी है तो वो अधिक मूल्य स्टाम्प ड्यूटी का क्यों देगा? आयकर में उसे बताना पड़ेगा कि मैंने तो इसको इतने में खरीदा है और इस पर इतना आयकर बनता है। उस नियम के कारण भी बैंक की संपत्तियां नहीं बिक पा रही। साथ ही जैसे जैसे संपत्तियां पुरानी होती जाती हैं उनकी मार्केट वैल्यू कम होती जाती है। इस इंदौर शहर में हाउसिंग बोर्ड ने और आईडीए ने सस्ते मकान बना कर दिए थे। लोग कहते हैं कि एचआईजी कॉलोनी के बंगले 50-50 हजार, 1-1 लाख में बिके थे। एमआईजी, एलआईजी 30,000 और 20,000 में बिके थे। लेकिन अब आईडीए और इंदौर नगर निगम, आईडीए और गृह निर्माण मंडल जो मकान बनाकर बेच रहा है उनकी लागत करोड़ों रुपए में। 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट मिल रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए के मकान मिल रहे हैं। राऊ में मकान गृह निर्माण मंडल बना रहा है जो 80 लाख रुपए का एचआईजी मकान देगा, राऊ में हाउसिंग बोर्ड देगा। मतलब सरकारी स्कीम, सरकारी योजना इतना महंगा मकान देगी तो दूसरे एक बिल्डर जिसका लक्ष्य मुनाफा कमाना ही है वो कितने में देगा? अधिकारी वर्ग ये भूल रहे हैं कि जो उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है उसकी क्वालिटी और एक ठेकेदार के द्वारा जो प्रतिस्पर्धा में खड़ा हुआ है उसके निर्माण की क्वालिटी में कितना अंतर है। उसके बावजूद भी इन अधिकारियों के द्वारा मुंहफियाओं से मिलकर के ऐसे स्थानों पर निर्माण कार्य किया जाता है जहां पर ऑलरेडी कोई नई टाउनशिप आ रही है और अपनी संपत्ति की कीमत अधिक रख दी जाती है ताकि प्रतिस्पर्धा में वो भूमाफिया इनकी संपत्ति के मूल्य को दिखा करके अपनी संपत्ति उससे कम मूल्य में बेच देता है। एक बड़ी साजिश है। अच्छा, हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राऊ में अगर हाउसिंग बोर्ड 80 लाख रुपए का मकान दे रहा है एचआईजी का 216 वर्ग मीटर का, और उसी इलाके में अगर एक प्राइवेट बिल्डर है और वो 80 लाख के बजाय 70 लाख में या 60 लाख में मकान देगा तो लोग हाउसिंग बोर्ड के सरकारी घटिया क्वालिटी के मकान के बजाय प्राइवेट में जाएंगे और उसका माल पहले बिकेगा। यही कारण है कि इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर हाउसिंग बोर्ड की इस वर्ष रजिस्ट्रियों की संख्या उनके रिकॉर्ड तौर 20 साल में सबसे कम रही है, सबसे कम रही है। जबकि आबादी हर साल बढ़ती जा रही है। आबादी बढ़ रही है, कई प्रकार की घोषणाएं की जा रही है, कई प्रकार की योजनाएं लगाई जा रही है, शहर को विकसित बताया जा रहा है, आईडीए सब जगह दिखा रहा है, हाउसिंग बोर्ड अपनी योजना को गुण गा रहा है। उसके बावजूद भी इनकी संपत्तियां अपेक्षाकृत कम रजिस्टर्ड हुई हैं, कम बिकी हैं। एक और चीज एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी जी जानना चाहते हैं, आयकर विभाग कुछ नए नियम लागू कर रहा है संपत्ति की खरीद बिक्री में, वो क्या है और कब से लागू हो जाएंगे? जून के प्रथम सप्ताह में संभवतः ये नियम लागू हो जाएंगे।
पहले ये था कि अगर मेरा व्यवहार मूल्य 10 लाख रुपए है और गाइडलाइन से उसकी कीमत 12 लाख रुपए बन रही है, तो मैं 10 लाख रुपए मूल्य पर अपनी संपत्ति पंजीयन करने हेतु प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब नए नियम के अनुसार 12 लाख रुपए पर ही मुझे रजिस्ट्री प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा की स्थिति में यह माना जाएगा कि 12 लाख रुपए का लेन देन क्रेता और विक्रेता में हुआ और 2 लाख रुपए इन्होंने छिपाने के लिए 10 लाख रुपए संपत्ति में लिखे हैं और उस 2 लाख रुपए पर दोनों पक्ष को टैक्स देना पड़ेगा। यानी सरकार ये मान लेती है कि सारे लोग चोर हैं। सरकार का मानना ये नहीं है, बल्कि इस मामले में मेरा तो ये कहना है कि सरकार सोच रही है कि उसने दिल्ली में दिल्ली में, आपके मुंबई में, तमिलनाडु में, अन्य जगहों पर जो एक समान स्टाम्प ड्यूटी का सपना देखा है, शायद मध्य प्रदेश में भी वो सपना हो और गाइडलाइन और बाजार मूल्य एक समान हो। उस सपने के कारण उसे लग रहा है कि लोग काला बाजारी से हतोत्साहित होंगे, इसलिए वो नियम लेके आई थी। लेकिन लग रहा है कि मध्य प्रदेश में उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि केवल इंदौर में 31 मार्च 2013 को ऐतिहासिक रूप से आज़ादी के बाद से पहली बार 1,06,555 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए और इससे सरकार के खजाने में, जो फरवरी तक ऐसा लग रहा था कि सरकार को 300 करोड़ रुपए कम मिलेगा, 876 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ। जबकि अन्य शहरों में यह राजस्व नहीं मिला, केवल इंदौर में मिला है। यानी इंदौर में लोग रजिस्ट्री करा ही रहे हैं, आबादी इतनी ज्यादा कि मजबूरन लोगों को मकान लेना ही है, मकान में तो रहना ही है। रजिस्ट्री भय से भी हुई है। अच्छा, ऐसे प्लाटों की रजिस्ट्रियां भी हो गई हैं जो डेवलप नहीं है। अब अगर कॉलोनाइजर ऐसे में भाग गया तो वो व्यक्ति तो जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है उसकी रजिस्ट्री में तो लिखा रहेगा कि विकसित प्लाट है, वो तो शोषित हो गया, वो उसका तो शोषण हो गया। इंदौर में ऐसे कई बड़े बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम जिनके नाम के सितारे चलते हैं, देश के दुनिया की क्वालिटी की बात करते हैं। वो 10-10 साल से लोगों के पैसे खा के बैठे हैं, मकान भी नहीं देते, लोगों का पैसा नहीं देते, उनका ब्याज नहीं दे रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कानून है क्या अपने यहाँ? कानून इस देश में इतने अधिक व्यापक हैं कि किसी भी बड़े से बड़े हाथी को भी पकड़ा जा सकता है और छोटी से छोटी चींटी को भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल एक जागरूकता का, इस मामले में इंदौर जागरूकता के मामले में कमजोर रहा है। यही कारण रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ सब्जबाग दिखाया और बाईपास पर तो एक बहुचर्चित देश की सबसे बड़ी कंपनी ने लोगों के 10 साल तक के पैसे लेकर के उन्हें सब्जबाग दिखाया और आज तक मकान का सपना अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन लोग पहली बार शायद 1 माह पहले उठे, खड़े हुए और थोड़ी सी अंगड़ाई उन्होंने ली, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई अभी भी अधूरी है। नहीं, अब वो बिल्डर धमकी दे रहा है कि आप अपने पैसे वापस ले लो। यानी 10 साल पहले जिन लोगों ने मकान के लिए 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 2.5 करोड़ रुपए तक दिए, अब 10 साल बाद अगर उनको पैसे वापस दे दिए जाए तो ब्याज जाहिर है सरकारी बैंक अनुबंध पूर्ति का वाद लगा करके ऐसे लोग, ऐसे बिल्डर के खिलाफ 420 भी लगा सकते हैं, अनुबंध पूर्ति का वाद भी लगा सकते हैं, 120 भी का अपराध भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस बिल्डर के द्वारा निश्चित है उनके पक्ष में कोई ना कोई दस्तावेज तो लिखा गया होगा। उस दस्तावेज को आधार बना कर काम कर रहे हैं यहाँ बिल्डर, जो कॉमन पर्पस के स्पेस है, जैसे कार पार्किंग, तो कार पार्किंग को भी बेच रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की खास स्पष्ट नीति निर्देश है कि पार्किंग स्पेस को आप बेच नहीं सकते, बगीचे की जमीन को आप बेच नहीं सकते। एक बिल्डर ने कॉलोनी बनाई, कॉलोनी में बगीचे का प्लाट जो उसे छोड़ना है ग्रीन बेल्ट के नाम पे, वो एक खास नीचे के बंगले वाले को, साइड के बंगले वाले के नाम पे वो बगीचा कर देता है। उसी कॉलोनी के में रहने वाला दूसरा आदमी उस बगीचे का उपयोग नहीं कर सकता। ये भी इलीगल है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है? जिस समय किसी कॉलोनी का लेआउट प्लान मंजूर होता है, उसकी 5 प्रतियां विभिन्न विभागों को प्रेषित की जाती है, उसमें से 2 प्रतियां कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी को दी जाती है। जी। इनकी जिम्मेदारी है, नगर निगम अधिकारी की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्रों की जगह को चिन्हित करते हुए उस पर अपना बोर्ड लगा दें और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें। लेकिन ये 5 डिपार्टमेंट मौन रहते हैं और इनकी मौन के कारण, इनके यूं कहें कि इनकी लापरवाही के चलते आम आदमी अपने सुखाधिकार से वंचित हो जाता है।
अब एक और दिक्कत इंदौर के लोगों के साथ हो रही कि अब तक इंदौर का आदमी राऊ में मकान ले लेता था, देवास में ले लेता था, पीतमपुर में ले लेता था, सांवेर में ले लेता था और किसी तरह गुजारा कर लेता था, अप एंड डाउन कर लेता था। लेकिन अब जो एरिया विकास का नियम बनाया गया है, इंदौर से लगे हुए जिले, सभी जिलों को लेकर क्षेत्रीय विकास की बात कही जा रही है, तो वहां पर भी मकान लेना महंगा हो गया। अब क्या समस्या होगी? इंदौर से जुड़े हुए 44 गांव जी, राऊ से जुड़े हुए 23 गांव, मऊ से जुड़े हुए 25 गांव, हाथोस से जुड़े हुए 17 गांव, देपालपुर से जुड़े हुए 28 गांव। इस प्रकार से देखा जाए तो इंदौर की तहसीलों से जुड़े हुए गांव, इंदौर से जुड़े हुए गांव, नगर निगम से जुड़े हुए गांव, ये ऑलरेडी पहले से ही महंगे थे, परंतु लोगों की पहुंच में थे। जी, नए नियम के कारण ये लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो आम आदमी का सपना था कि वो 10 लाख 12 लाख रुपए में बंगला लेकर के जीवन यापन करेगा, वो शायद प्लाट भी नहीं ले पाएगा, फ्लैट भी नहीं ले पाएगा, इतने फ्लैट भी नहीं ले पा रहा है, प्लाट भी नहीं ले पा रहा है। यानी इंदौर के लोगों का भविष्य कि अब जितनी आबादी इंदौर की बढ़ रही है उसके लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। आप झोपड़पट्टी बनाएं, अवैध रूप से रहें, अपराध करें और इस प्रदेश को आगे ले जाने में योगदान दें, ऐसी हमारी सरकार की मंशा। शायद यही कारण है कि मैं साफ गोई के साथ ये कहना पसंद करूंगा कि इंदौर में देश में सबसे ज़्यादा अगर अवैध कॉलोनी कहीं पर है तो वो इंदौर में। 419 कॉलोनियाँ नगर निगम क्षेत्र में थी, जो बढ़ करके 700 से अधिक हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक अवैध कॉलोनियाँ हैं और इन अवैध कॉलोनियों में आम आदमी को वोट बैंक के कारण सुविधाएं मिल रही हैं और कॉलोनाइजर रोज अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, वो लोगों का शोषण कर रहे हैं, नोटरी पे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और लोगों की संपत्तियों पर जबरिया कब्जा भी करवा रहे हैं। और यही कारण है कि इंदौर में संपत्तियों का सबसे अधिक, ये कहें कि संपत्तियों को लेकर के अपराध बढ़ रहे हैं और इस अपराध में मलाई खाने वाले बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए लेकर इंदौर से गए। जिस पुलिस का काम कानून व्यवस्था की रखवाली करने का था, न्यायालय का काम संपत्तियों के संबंध में विवाद को हल करने का है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों ने कैसे अपने दरबार सजाए और किस कानून के तहत उन्होंने ये काम किया। एक भी भूमाफिया जेल के अंदर नहीं गया, बल्कि भूमाफिया उनके साथ बैठ करके, उनके पीए के साथ बैठ करके रसमलाई खाते रहे और वो 100 करोड़ से अधिक का राजस्व लेके गए। एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी जी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो आए, अपने व्यस्त समय में से आपने हमें समय दिया। ये कार्यक्रम हमारे समय की मजबूरी के कारण कार्यक्रम हमें यही रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये इंदौर का इतना ज्वलंत मुद्दा है कि इस पर अगर हम घंटों 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 बात करें तो भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा लोगों की भलाई में नहीं है, अपना स्वास्थ्य साधने में, अपनी सरकार की आय बढ़ाकर विज्ञापनबाजी में खर्च करने की है, ऐसा लगता है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।